हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से 2 से या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 4 ऑप्शन देख करके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि इसका कौन सा ऑप्शन है। याद तो होता है लेकिन ऑप्शन देख करके कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इजी है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयारी करिए और इनको अच्छे से पढ़े। तो सभी के लिए है क्वेश्चन, तो सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है पहला राष्ट्रीय प्रतीक। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन है कि हमारा जो देश है उसका क्या नाम है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। क्या है? भारत। और इसकी राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। हमारा राज्य कौन सा है, यानी जिस राज्य में आप निवास करते हो, उत्तर प्रदेश। सभी जो जिस राज्य में निवास करते हैं वो सबका राज्य हो जाएगा। अपना उत्तर लिख लेना। तो हमारा राज्य, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमारा राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश है। और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। हमारा जिला क्या है? जो जिस जिले में रहता है वो उस जिले का नाम यहाँ पर लिख लेंगे। सभी को पता होगा कि कौन किस जिले में रहता है। जैसे हम मेरठ जिले में रहते हैं तो हमारे जिले का क्या नाम हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। जो बरेली में रहता है उसका जिले का नाम बरेली हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। हमारे राष्ट्रगान का क्या नाम है? राष्ट्रगान जो है हमारा वो है जन गण मन अधिनायक जय हे। तो ये हमारा राष्ट्रगान है। और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है या ठाकुर है, हम कह सकते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। राष्ट्रगीत का क्या नाम है? वंदे मातरम। और इसके जो राइटर है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो याद रहेगा सबको कि इसके राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आगे देखते हैं। आपका राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका बाघ है। राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? बाघ। और जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा वो उसका क्या नाम है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? मोर है। और जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है आपकी डॉल्फिन मछली। राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो क्या है? डॉल्फिन। और राष्ट्रीय सरीसृप हमारा किंग कोबरा है। राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी, सबको मालूम है। राष्ट्रीय लिपि हमारी देवनागरी लिपि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? कमल है। और राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और राष्ट्रीय नदी क्या है? हमारी गंगा है। तो राष्ट्रीय नदी का नाम, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी राष्ट्रीय नदी का क्या नाम है? गंगा। राष्ट्रीय खेल हमारा कौन सा है? हॉकी। और राष्ट्रीय मुद्रा हमारी क्या है? रुपया। राष्ट्रीय पंचांग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है? संघ संवत है। जो कैलेंडर हमारा उपयोग होता है वो संघ संवत के आधार पर ही चलता है। राष्ट्रीय वाक्य हमारा क्या है? सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज हमारा। और राष्ट्रीय त्योहार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय त्योहार हमारे 3 हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है। और अन्य प्रमुख जो हमारे दिवस है वो है हमारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुछ आपके पोषक तत्व है, इनका कार्य क्या है। जो पोषक तत्व हमारे जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आयोडीन है, ये सब हमारे शरीर के लिए लाभदायक है ना। ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। शरीर की वृद्धि में, रोगों से लड़ने की क्षमता में ये हमारा सहयोग देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक है, आप सब पढ़ लेंगे कि क्या क्या ये सब है, कहाँ से ये हमारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इनकी कमी से अगर ये हमारे शरीर में कमी होने लग गई तो इनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं, हानि इनसे क्या क्या है। तो जैसे हमारा टॉपिक है वसा है, जो फैट होता है हमारा वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो फैट है वो हमारा फैट जो है वो घी से, मक्खन, दूध, पनीर, वनस्पति तेल, बादाम, मांस, मछली आदि से हमारा ये वसा प्राप्त होता है वसा। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। इसकी कमी से जो है हमारा वजन अनियंत्रित हो जाता है, हार्मोन्स में असंतुलन की उपस्थिति हो जाती है, और जो है कमजोरी, दिमाग की कमजोरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा नंबर 2 है। कार्बोहाइड्रेट्स ये कहाँ से प्राप्त होता है? शकरकंद, आलू, गन्ना, चावल, मक्का, बाजरा, चुकंदर, केला, आम आदि सब में क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और इम्पोर्टेंट ऐसे होने वाला रोग कार्बोहाइड्रेट से, इसकी कमी से जो है हमारा मेरस्मस एवं क्वार्टर कोर
हाथ पैर पतले, यानी क्वार्सकोर का मतलब क्या है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है, वृद्धि रुक जाती है और जो है सिर का जो वजन है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से होने वाली हानि है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन क्या कार्य करता है, हमारे शरीर की वृद्धि में बहुत सहायक है। तो प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, सोयाबीन, चना, मूंग, मटर, राजमा, मांस, मछली, अंडा, ये सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसकी कमी से पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है, वृद्धि रुक जाती है, आदि ये सब क्या है, रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे विटामिन है, कुछ विटामिन ए बी सी डी है। तो इन विटामिन्सों के जो रासायनिक नाम होते हैं, विटामिन ए का क्या नाम होता है, रासायनिक नाम बी होता है ना। इसको याद कैसे करते हैं, याद करने की ट्रिक, मैं इसकी ट्रिक को अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। अभी आपको केवल विटामिन से कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से मिलता है और इसकी कमी से होने वाले रोग को की जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो विटामिन ए बी सी डी क्या आप देख लेना कि ये कहाँ कहाँ से आपके प्राप्त होते हैं विटामिन। ठीक है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, लोहा, आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब है। आप यहाँ से ये याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे इसको। यहाँ से भी कम से कम एग्जाम में आपका एक या दो क्वेश्चन बहुत लगता है और हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आता है बनके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ देख लेते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं यानी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं हमारे। और ये पदार्थ होते हैं 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। तो यहाँ पर जो है इनकी अवस्थाएं देख लेते हैं, इनका आधार देख लेते हैं, क्या इनका आधार है। ठीक है, तो पहला है ठोस, जो है स्थान की बात करते हैं तीनों की। तो ठोस पदार्थ भी स्थान घेरता है और द्रव जो पदार्थ है वो भी स्थान घेरता है और गैस भी आपका स्थान घेरता है। ठीक है, वजन, ठोस में भी वजन होता है, द्रव में वजन होता है और गैस में भी क्या होता है, वजन होता है, यानी भार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव जिस बर्तन में या जिस वस्तु में रखा जाता है वो उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। इसी प्रकार गैस का भी आकार क्या है, अनिश्चित है, जिसमें रखोगे गैस को वो उसी उसका ही आकार ले लेगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या, आयतन। आयतन, ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है, लेकिन द्रव का और गैस का जो है, द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। गैस का आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो आयतन को याद रखेंगे। फिर है इसका ठोस को अगर हाथ से हम उठा सकते हैं, ठोस को हाथ से क्या कर सकते हैं, हम ठोस को उठा सकते हैं, लेकिन द्रव को नहीं उठा सकते और गैस को भी हम नहीं उठा सकते। उठाने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक मुट्ठी में द्रव को उठा लिया तो हम उसको उठा सकते हैं, ये नहीं। अगर जैसे समुद्र है, समुद्र में द्रव है या बाल्टी में द्रव है, आप इसको सबको उठा नहीं सकते, आप किसी का सहारा लोगे उसे उठाने के लिए। ठीक है, लेकिन ठोस है, लकड़ी है, लकड़ी को आप उठा सकते हो, ईंट को आप उठा सकते हो, है ना। तो ठोस वस्तु को आप हाथ से उठा सकते हैं, लेकिन द्रव और गैस को उठा नहीं सकते। आंख से आप ठोस वस्तु को देख सकते हैं, द्रव को भी आप आंख से देख सकते हैं और गैस को नहीं देख सकते, क्योंकि ये वायुमंडल में होती है। आप गैस का अनुभव कर सकते हैं, केवल आप नहीं देख सकते। स्पर्श, ठोस वस्तु को आप महसूस कर सकते हैं, इस द्रव को भी महसूस कर सकते हैं और गैस को भी आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो गैस होती है उसको आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये गैस है। जैसे आपके एलपीजी है, जब गैस लीक हो जाती है तो उसकी गंध जो आपको आती है तो महसूस होती है उसको भी, है ना। तो जैसे इनके उदाहरण है ठोस के, जैसे ईंट ठोस है, लकड़ी, बाट जो होता है ना वजन करने वाले, तो ये सब क्या है, ठोस है। द्रव, पानी, दूध, तेल आदि ये सब क्या है, द्रव है। और भाप और आपकी ऑक्सीजन ये क्या है, सब गैस अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ से भी एग्जाम में आपका एक दो क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। मैंने इनकी सभी अवस्थाएं बता दी है, स्थान, वजन, आकार, आयतन, हाथ से कैसे हो सकता है, आंख से कैसे हो सकता है, इसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं ना, उदाहरण इसके सहित। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, संघीय शासन के अंग है कुछ हमारे। तो संघीय शासन यानी जो हमारी शासन प्रणाली है वो किससे मिलकर बनी होती है और किन किन आधारों पर वो नियमों से चलती है। तो जो हमारी संघीय शासन प्रणाली है वो व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। इन तीनों से मिलकर हमारा शासन जो है चलता है। संघीय शासन का जो रूप है वो तैयार होता है, ढांचा। तो जो इनके बारे में देख लेते हैं, पहले है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है और क्या क्या इसके अंदर कौन कौन अंदर इसमें आते हैं। तो कार्य व्यवस्थापिका का कानून का निर्माण करना। ये क्या करती है व्यवस्थापिका, ये कानून को
बनाती है, निर्माण करती है। और इस व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल होता है? इस व्यवस्थापिका में आपका जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसके अंतर्गत संसद आती है। केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन आता है? संसद। और संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। संसद के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है और यही कानून का निर्माण करती है। जो लोकसभा का सदस्य होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो जो लोकसभा का नेता होता है उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। और लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है। जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं ना लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री चुना जाता है जिसमें, तो ये सब कौन चुनता है? जनता चुनती है। नंबर 2 है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है? जो व्यवस्थापिका ने कानून का निर्माण किया है उस कानून को लागू करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका के द्वारा वो कानून लागू होता है। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और मंत्रीगण उपस्थित होते हैं। जिस तरह से व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा उपस्थित है, इसी प्रकार से कार्यपालिका के भी 3 अंग है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये सभी को मालूम होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति के कार्य क्या है? वो संसद की बैठक बुलाता है। जब भी उसका आवश्यकता होती है तो वो संसद की बैठक बुलाने का कार्य होता है उसका। अध्यादेश जारी कर सकता है किसी कानून पर जो निर्माण किया उसका अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल, मंत्रियों को, न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती है। एक बार और देख लीजिए, राज्यपाल, मंत्रियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। किंतु सभी कार्य जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सेनापति होता है ना। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, प्रधान होता है, प्रधान बोल सकते हैं। जो हमारी तीनों सेना है, तीनों सेना हमारी जैसे थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, ये सब 3 सेनाएं हैं। इनका जो प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति मौत की सजा माफ कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति को ही केवल एक अधिकार ऐसा होता है कि जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है वो उसकी सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। जो न्यायपालिका होती है वो जो कानून को जिसने लागू किया, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका में क्या होता है? कानून के अनुसार, जो कानून लागू हुआ है उसके अनुसार न्याय देने का कार्य न्यायपालिका का होता है। देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो आपका है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके कार्य क्या है? वो जो संविधान के अनुसार कानून लागू हुआ है, बना है, उसके नियम और कानूनों की रक्षा करने का कार्य आपका न्यायालय का होता है। 2 राज्यों के बीच अगर कहीं विवाद है तो उसका फैसला सुनाने का भी कार्य न्यायपालिका का होता है, न्यायालय का होता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी न्यायालय में होती है। अगर कहीं नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? न्यायालय में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपके अधिकारों की रक्षा का कार्य करने का काम न्यायालय करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। फिर आपका आता है राष्ट्र संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सब इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे पहला है राष्ट्रगान में लगने वाला समय, सबको पता होगा, लेकिन पता तो होता है, जब ऑप्शन 4 आता है तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं किसका ऑप्शन क्या है राइट आंसर। याद तो रहता है माइंड में कि मेरे याद है, याद आ रहा है, लेकिन ऑप्शन को देख करके कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो इसलिए आप अच्छे से इसको तैयार करने की कोशिश करें। राष्ट्रगान में जो लगने वाला समय होता है वो हमारा राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरा होता है। राष्ट्रगीत जो हमारा वंदे मातरम है उसको पूरा होने के लिए 65 सेकंड में वो जो है राष्ट्रगीत पूरा हो जाता है। तो याद रखिए कि दोनों को, राष्ट्रगान 52 सेकंड है और राष्ट्रगीत आपका 65 सेकंड में खत्म हो जाता है। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है हमारा, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है हमारे राष्ट्र ध्वज का। तो उसका जो अनुपात होता है वो 3:2 के रेशो में होता है। उसमें जो 3 कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं, जो केसरिया होता है, सफेद और हरा, इसके प्रतीक क्या क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा जो है समृद्धि का प्रतीक है।
नीला चक्र किसका प्रतीक है? जो उसमें नीला चक्र होता है ना, जिसमें जो भी 24 तीलियां होती है, वो नीला चक्र किसका प्रतीक है? वो गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है चक्र में कितनी तीलियां होती है? सभी को मालूम है चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। चक्र की तीली का क्या अर्थ है? वे जो 24 तीली होती है वो एक दिन में जो आपके 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे के आधार पर उस चक्र में 24 तीलियां रखी गई है। ठीक है, तो चक्र की जो तीलियां है उसका अर्थ है एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, इसलिए इसमें 24 तीलियां है। चक्र कहाँ से लिया गया है? ये हमारा ये जो चक्र लिया गया है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, क्योंकि अशोक स्तंभ अशोक चक्र है, वहां पर भी वो अशोक स्तंभ से ही उस चक्र को लिया गया है। ठीक है, जिसमें 24 तीलियां होती है। भारत का प्रथम नागरिक, ये बता दिया था अभी मैंने, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, प्रधान होता है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना का। ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट है आपका सेना में वीरता का जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसका क्या नाम है? उस सर्वोच्च सम्मान का जो सर्वोच्च नाम है उसका नाम है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। तो सेना में कौन सा सम्मान दिया जाता है? सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। भारतीय नागरिक का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। कोई भी भारतीय है उसका जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो सबसे बड़ा होता है भारत रत्न से नवाजा जाता है। थल सेना का प्रमुख, ये जल सेना वायु सेना के प्रमुख हैं, इनको भी आप याद रख लेंगे, इंपोर्टेंट हैं। जल सेना का प्रमुख जनरल होता है, थल सेना का प्रमुख जो आर्मी चीफ है वो जनरल होता है। जल सेना का प्रमुख नेवी चीफ एडमिरल होता है। वायु सेना का जो प्रमुख है एयरफोर्स चीफ, वो एयर चीफ मार्शल के नाम से जाना जाता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, हमारी शासन प्रणाली कैसी है? हमारी जो शासन प्रणाली है वो संसदीय लोकतंत्र है, यानी संघात्मक शासन प्रणाली है। जो अभी पीछे आया था ना संघात्मक शासन प्रणाली, उसमें संसद आई थी, है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये संघात्मक शासन प्रणाली है। तो हमारी संसद ये लोकतंत्र है, संघात्मक शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत शब्द का जो मूल उत्पत्ति है, जो भारत शब्द की भारत ये नाम है भारत, इसकी ये किस कहाँ से लिया गया है या इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उसकी जो मूल उत्पत्ति है वो कहा जाता है कि राजा का जो बेटा था भरत, उसके नाम पर भारत का नाम पड़ा है, भरत के नाम पर। इंडिया शब्द की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी इंडिया कहाँ से लिया गया? तो इंडिया पाकिस्तान में एक सिंध नदी थी, जिससे उस सिंध नदी का नाम था आपका इंडस। किसके नाम से जानते थे? इंडस के नाम से। उस इंडस से ही आपका इंडिया बना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका अंतरिक्ष और समय, यानी ये ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसका, वह आकाशीय पिंड जिस पर अपना प्रकाश होता है उसको क्या कहते हैं? यानी जिस आकाशीय पिंड का अपना खुद का प्रकाश होता है उसको बोला जाता है तारा। क्या बोलते हैं उसको? तारा। जैसे सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य में अपना खुद का प्रकाश होता है, वो किसी अन्य प्रकाश से नहीं चमकता। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रह। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या एक ग्रह है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है, सबसे छोटा आपका बुध है। एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन संभव है और वो हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में लगने वाला समय कितना है? यानी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? वो लेती है 365 सही 1/4 दिन, यानी 1 साल। 365 दिन और 1/4 का मतलब है एक दिन का चौथा हिस्सा, यानी 6 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 का मतलब हो गया 6 घंटे। तो 365 दिन पूरे और 6 घंटे आगे के लेती है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगभग 1 साल में पूरा करती है। ग्रह का चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। देखिए, सूर्य का चक्कर लगाने वालों को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। और ग्रहों का चक्कर लगाने वालों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह आपका क्या है? चंद्रमा। यानी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। यानी एक दिन, जो दिन रात होता है ना 24 घंटे में, वो इसका मतलब है पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, अपने ही सेंटर पर वो एक चक्कर घूम लेती है, पूरा कर लेती है।
नेक्स्ट है आपका चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा किसकी रोशनी से? सूर्य की। चंद्रमा पर अपना प्रकाश नहीं है खुद का, वो खुद दूसरे की रोशनी से चमकता है। तो चंद्रमा किसकी रोशनी से दिखाई देता है? सूर्य की। सूर्य में अपने खुद का प्रकाश होता है और चंद्रमा सूर्य की ही प्रकाश से दिखाई देता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो चंद्रमा हमको नहीं दिखाई दे सकता। ठीक है। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? 8 ग्रह आपके बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यानी नेपच्यून है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टॉपिक नीचे, एक वर्ष 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, और लीप ईयर जो आपका 4 साल में एक बार आता है उसमें 366 दिन होते हैं। एक वर्ष लगभग 52 सप्ताह होते हैं एक वर्ष में। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 30 या 31 दिन होता है। जो फरवरी होता है वो 28, 29 या तो 28 का होता है, 29 का। जो 29 का फरवरी होता है वो लीप ईयर जब आपका 4 साल बाद आता है उसमें आपके 29 दिन होते हैं। ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 8 प्रहर बोल सकते हैं कि एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होती है और एक मिनट में कितना? 60 सेकंड होता है। ठीक है। ये इंपोर्टेंट है। जिस वर्ष यानी हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, जिसे क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मानव शरीर से संबंधित है। ये भी इजी है, आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे हमारी जो बॉडी है, मांसपेशियां है, वो क्या कार्य है इसका? अंगों के हिलने डुलने में सहायक है। यानी जो हमारे अंग है शरीर के, तो मांसपेशियां इनको जकड़े रखती है, हिलने डुलने में सहायक रखती है। हम कहीं भी मोड़ सकते हैं, जैसे हाथ को घुमा सकते हैं, कोहनी को मोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो है मांसपेशियां अंगों के हिलने डुलने में सहायक है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये हड्डियां हैं, फेफड़े। फेफड़े का काम है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। फेफड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें जो है फेफड़ा। फेफड़े का जो काम क्या है? ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है। हृदय रक्त का पंपिंग का कार्य करता है। दांत भोजन को काटना, फाड़ना, चबाने का काम करता है। लार ग्रंथियां क्या है? लार ग्रंथियां मुंह में जो पाचक रस होता है वो भोजन में छोड़ना। जब आप भोजन को मुंह में चबाते हो ना तो वो एक लार उत्पन्न होता है जो भोजन में मिलता है और भोजन के साथ ही वो नीचे हमारे पेट में आमाशय में चला जाता है। ठीक है। यकृत है हमारा लीवर। लीवर है पाचक रस बनाकर आमाशय में भेजना। जो पाचक रस है वो पेट के अंदर पाचक रस बनकर तैयार होता है उसमें और पेट में चला जाता है भोजन के साथ। आमाशय का काम क्या है यहाँ पर? इंपोर्टेंट, भोजन पचाने का कार्य। जो हमारा भोजन हमने खाया है उस भोजन को कहाँ पचता है? वो आमाशय में पचता है। इसका स्थान आमाशय में है। इसी तरह से छोटी आंत और बड़ी आंत, गुर्दे, तंत्रिका, मस्तिष्क, रक्त है, पसीना है, ये सब आप पढ़ लेंगे यहाँ से। और इसके जो 5 ज्ञानेंद्रियां है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां है। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा है। ठीक है। आंख देखने का काम, नाक गंध लेना यानी सूंघना, कान सुनने का काम, जीभ स्वाद लेने का काम और त्वचा महसूस करने का काम कार्य जो है इनका है। तो इसलिए हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां है सब याद रखेंगे, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है कुछ हमारे प्रमुख स्थान है। तो कुछ प्रमुख स्थानों को देख लेते हैं कहाँ पर है और कौन सा स्थान है यहाँ पर। तो जैसा हमारा ताजमहल है आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। चार मीनार कहाँ पर है आपकी? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में आपकी जो है चार मीनार है। और आपका फिर लाल किला दिल्ली में है, संसद भवन दिल्ली है, इंडिया गेट दिल्ली है, लोटस टेम्पल भी आपका दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। जंतर मंतर, हवा महल, ये दोनों कहाँ पर है? जयपुर में है, राजस्थान में है। ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर यानी माउंट आबू राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर, ये भी राजस्थान में है। लाल किला आगरा में, उत्तर प्रदेश में। एक लाल किला दिल्ली में है और एक आपका आगरा में स्थित है, पूछ लिया जाता है अक्सर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी जो आपका उत्तर प्रदेश में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। सांची का स्तूप सांची में है, रायसेन मध्य प्रदेश में आपका ये पड़ता है। खजुराहो का मंदिर बुंदेलखंड में है और बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में। कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में है। एलिफेंटा गुफाएं धारापुरी द्वीप पर महाराष्ट्र में स्थित है। जंजीरा जल दुर्ग कहाँ पर है? मुरुड़ में है, ये महाराष्ट्र में आपका पड़ता है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में है, राजस्थान में पड़ता है ये भी। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश में है।
हजार खंबा मंदिर वारंगल आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति बालाजी का मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोमेटेश्वर प्रतिमा यानी गोमेटेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला है ना, कर्नाटक में आपका पड़ता है श्रवणबेलगोला। यहाँ पर आपका प्रसिद्ध मंदिर है गोमेटेश्वर प्रतिमा यानी गोमेटेश्वर का मंदिर। मैसूर महल मैसूर कर्नाटक में है। हम्पी का स्मारक हम्पी में है, कर्नाटक में है। गोल गुम्बद बीजापुर में है, कर्नाटक में है ये भी। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का मंदिर कहलाता है ये, ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है, तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुराई में है और ये भी कहाँ पर आपका? तमिलनाडु में स्थित है। कांचीपुरम का मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है ये भी। महाबलीपुरम का मंदिर भी तमिलनाडु में स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे हमारे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन सभी टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन कम से कम भी नहीं, इन सभी जो सारे टॉपिक्स हैं यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।